नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट भी पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे एक क्लास मेरे द्वारा ली जाती है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर। आप यहाँ पर मेरे साथ में रेगुलरली जुड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप लोगों को हमारी क्लास की अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के अंदर आया है कि यार इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो इस वर्ष के अंदर 7% के ऊपर जा सकता है। देखो, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जो डाटा दिए हुए हैं उन डाटा को कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना भी जीडीपी वगैरह है वो चेंज हो जाएगा जब तक आप एग्जाम देने जाओगे, है ना। कंज्यूमर जो इंडेक्स वगैरह है वो सब बदल जाएंगे, तो इनको रटना मत। बट मेन चीज जो है वो हम लोगों को समझना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। तो बस एक ट्रेंड देखना, इसको रटने की या फिर नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा एक जीडीपी का ग्रोथ का एस्टिमेशन लगाया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि भारत की ग्रोथ पहले क्वार्टर के अंदर लगभग 13.5% है। वहीं आरबीआई ने जो हम लोगों को बताया था वो कितना था, 16.2%। सीधे 2.7% की कमी हम लोगों को देखने को मिली है। अब आरबीआई के ही दूसरे डाटा को हम लोग देखें, क्योंकि ये तो पहले क्वार्टर का था ना, 16.2%। सेकंड क्वार्टर का आरबीआई ने बताया 6.2%। थर्ड क्वार्टर के अंदर जीडीपी के अंदर ग्रोथ बताई थी 4.1%, और फोर्थ क्वार्टर के अंदर 4%, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से जीडीपी के अंदर ग्रोथ 7% से ज्यादा हो रही थी। पर अब क्योंकि पहले क्वार्टर में 13.5% है, बाकी सारे क्वार्टर में भी अगर मैं अमाउंट सेम रखूं तो भारत की जीडीपी की ग्रोथ लगभग 6.7% तक हो सकती है। ये आप एवरेज निकालोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे तो आप पाओगे कि हाँ 6.7% के आसपास भारत की ग्रोथ हो रही है। मतलब भारत को अगर 6 से 7% पे अपनी ग्रोथ को लेके जाना है तो भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर अभी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके बाद में भारत की इकोनॉमी का डेवलपमेंट लगभग 7% के आसपास हो पाएगा। और चलो मान लो कि इंडिया की ग्रोथ का रेट जो है वो 7% रहता है, तो ये 7% पिछले साल के मुकाबले है। पर अगर मैं 2019 के पहले की बात करूं तो, यानी कि प्री कोविड समय की बात करूं तो उसके मुकाबले भारत की इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ होगा वो केवल 3.8% तक रहेगा। अगर हम लोग 7% तक की ग्रोथ रजिस्टर करते हैं तब। अब क्या भारत ये चीज कर पाएगा? तो भारत के लिए कुछ अच्छी चीजें हैं, भारत के सामने कुछ बुरी चीजें। क्या है अच्छी चीजें? पहली चीज तो ये है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। लगभग 7% की ग्रोथ पहले क्वार्टर के अंदर हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ अच्छी होती है तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो एक चीज तो ये अच्छी है। वहीं दूसरी एक जो खराब चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर, जो आसानी से कोविड 19 के समय पे काम नहीं कर पाया था, काफी लंबे लॉकडाउन के दौरान में काफी लंबा रेस्ट्रिक्शन इन कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर के ऊपर रहा, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से इनका जो ग्रोथ है वो नेगेटिव के अंदर गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की, कि कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब कंज्यूमर के द्वारा डिमांड क्रिएट की जा रही है कि नहीं की जा रही है, तो भारत के अंदर अभी कंज्यूमर के द्वारा डिमांड क्रिएट की जा रही है, क्योंकि पीएफसी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर लगभग 25.9% है, जो दर्शाता है कि भारत के अंदर अभी इस समय पर हम लोगों को कंज्यूमर के द्वारा डिमांड जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये कितना कैपिटल फॉर्म हो रहा है, मतलब कितने लोग निवेश कर रहे हैं मार्केट के अंदर। कैपिटल और वेल्थ के अंदर अंतर क्या होता है? वेल्थ यानी कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको ऐसे खर्च करूंगा वगैरह वगैरह। कैपिटल मतलब वो पैसा जो कि किसी बिजनेस के अंदर निवेश हो रहा, वो 20.1% है। अब आपको लगेगा कि ज्यादा है या कम, पता नहीं। तो 2019-20 के पहले क्वार्टर में जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर था वो लगभग 6.7% था, अभी ये 25.9% है। तो समझ में आ पा रहा है कि भारत का इस समय पे कंज्यूमर के द्वारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, साथ में कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ रहा है, साथ में परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी होने वाली है, ये भी दर्शा रहा है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। लगभग 56.4% तक हम लोगों को इसका अंक देखने को मिला है, 56.4 जुलाई के अंदर।
वहीं शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा अब लोन जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोविड 19 के समय पे लोन शेड्यूल कमर्शियल बैंक दे नहीं रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, जो पैसा आ रहा था डिपॉजिट के फॉर्म में उसको रिवर्स रेपो के रूप में डाल दे रहे थे, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि एनपीए वगैरह चले जाएगा या बेड लोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पर अब इनके द्वारा भी पैसे के अंदर लोन जो है वो दिया जा रहा है। अब जब ये लोग लोन देते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति लोन लेता है, लोन जब ज्यादा जाता है तो अपने आप प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने की शुरुआत हम लोगों को दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आने वाले समय में जीडीपी की ग्रोथ जो है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी। साथ में गवर्नमेंट के पास में भी अभी वो टैक्सेशन है, वो मनी पावर है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ। जीएसटी के अंदर 1.49 लाख करोड़ और 1.43 लाख करोड़ तक का जीएसटी जो है वो कलेक्ट हुआ है जुलाई और अगस्त के महीने में। ये वन ऑफ द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है भारत का। इतना ही नहीं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो भारत ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और दूसरी सर्विस ने सरकार के अंदर सरकार के द्वारा कलेक्ट किया गया है, वो लगभग 26.3% से ग्रो किया है, जो दर्शाता है गवर्नमेंट के पास में भी पैसे जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कंज्यूमर के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तीसरी तरफ कैपिटल भी बढ़ रही है, चौथी तरफ हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा क्रेडिट यानी कि लोन ज्यादा दिया जा रहा है, जिसके कारण से हो सकता है कि आने वाले समय में भारत की जीडीपी थोड़ी तेजी से ग्रो करे। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि भारत की जीडीपी के अंदर एक प्रॉब्लम है, दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस। देखो रिसेंटली क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। रशिया यूक्रेन का वॉर होने के बाद में दिक्कत क्या हुई, दिक्कत बहुत साधारण सी ये थी साहब कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल के दाम बढ़ गए, खाने के दाम बढ़ गए, भोजन के दाम बढ़ गए, इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए। जो बेसिक रूप से भारत इंपोर्ट करता आया है, फ्यूल और फर्टिलाइजर, उन दोनों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब जब दाम बढ़ रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है कि रुपये और डॉलर के मुकाबले रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तीसरी चीज हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है, तीसरी चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सप्लाई चेन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसके कारण से इंटरनेशनल मार्केट में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और रुपया जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा इंपोर्ट महंगा होगा कि नहीं होगा। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो घटा है -6.2% और इंपोर्ट जो है वो भारी मात्रा में बढ़ा है। अब भारत को अगर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, जीडीपी को ग्रो करना है और लगभग 7 से 8% पे जीडीपी लेके जाना है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि अगले 25 साल के अंदर हम लोगों को इस देश को डेवलप देश बनाना है, तो डेवलप देश बनाने के लिए भारत को एटलीस्ट 8% तक की इकोनॉमिक ग्रोथ की आवश्यकता है। और उसके लिए हम लोगों को केवल पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बर्डन दैट वुमन बियर करके ये एक और एडिटोरियल आया, 2 सेकंड। ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल के अंदर वुमन की इंडिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम को दर्शाया गया है। सोसाइटी और सोशल इशू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुमन का केस है तो GS1 के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि GS1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। और कई बार वुमन के ऊपर हर 2-3 साल में 2-1 साल में क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो यूज में आ सकते हैं आप लोगों को। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इंडिया के अंदर, भारत के अंदर महिलाओं की प्रॉब्लम है क्या। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं का जो समय है वो बड़ा समय ऐसी चीजों में जाता है जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जैसे पानी भरना। कई सारी महिलाएं, अकॉर्डिंग टू द NFHS की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार 75% ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं पानी भरने के लिए हैंडपंप या किसी और जगह जाती हैं, जहां पर लंबी लाइन में लगती हैं, बहुत बेकार कंडीशन फेस करना पड़ती है, 4 से 5 घंटे डेली के यहाँ पर लॉस होते हैं एक महिला के। पहली चीज तो ये दिखती है। वहीं दूसरी तरफ महिला जो है उसके बहुत ही पड़ोस में एक पानी उपलब्ध है, पानी का कुआं उपलब्ध है, पर वो हायर क्लास का है, जिसके कारण से उनको अलाव नहीं किया जाता वहां पे पानी लेने से, जिसके कारण से महिलाओं को और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो पानी के केस में होती है।
अब महिलाओं के लिए हम लोग वहां पर टैंकर भी नहीं चला सकते। तो प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब जो भारत के द्वारा जल सुविधा हर घर जल मिशन जो चलाने की बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 19 करोड़ घरों के अंदर हम लोग टैप वाटर सिस्टम लगाएंगे, जिसके कारण से घरों के अंदर पानी आएगा, तो इन महिलाओं की प्रॉब्लम जो है वो सुधर सकती है। पर वो प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम हम लोग को भारत के अंदर दिखाई देता है। अब देखो क्या होता है कि जो पानी है इसकी जरूरत केवल पीने के लिए नहीं है, बल्कि भोजन बनाने के लिए भी है। अब मान लो कि महिला पानी लेके आ भी गई, तो पानी लेके आने के बाद में भोजन बनाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता लगती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी के सिलेंडर मिले हैं, पर उन एलपीजी के सिलेंडर को अब वो महंगा होता हुआ देख रही हैं। ऐसी कंडीशन में जब एलपीजी के सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, तो महिला क्या कर रही है कि उसके ऊपर काम ना करते हुए फिर लकड़ियां काट के ला रही हैं। लकड़ियां काट के ला रही हैं तो फिर वहां पर और समय जा रहा है। लगभग 52% ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण घरों के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फायरवुड का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि हफ्ते के अंदर 2 ही बार किया जा रहा है लकड़ियां काटने का काम, जिसके कारण से महिलाओं को के ऊपर काम का बर्डन और बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, जैसे जो महिला है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूंगा तो आपको वो कच्चा सा एक मकान दिखेगा जो मतलब गोबर वगैरह से वो से लिपा हुआ होता है। उसके अंदर जब आप जाते हो तो जनरली आपको फ्रिज दिखाई नहीं देता, बहुत कम घरों के अंदर फ्रिज होता है ना। जब वहां पर फ्रिज की कमी है, यानी कि रेफ्रिजरेटर की कमी है, तो रेफ्रिजरेटर वहां पर है नहीं, जिसके कारण से सब्जियां जो है वो पहले से लाके नहीं रखी जाती हैं। सब्जियां जो है वो इमीडिएटली तोड़ी जाती ताकि ताजी सब्जी खा सके। ऐसी कंडीशन के अंदर और ज्यादा बर्डन बढ़ गया, तो जो महिला है उनके ऊपर बर्डन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा वो देख रही है कि यार मेरा जो परिवार है उसकी इनकम कम है, पर महंगाई लगातार बढ़ रही है। अब मेरे को मेरे बच्चों को एक अच्छा जीवन देना है। अच्छे जीवन देने के लिए वो अपने बच्चों के लिए क्या करेगी, शाम के समय पे सिलाई करने का काम शुरू कर देगी। रात के समय पे जब परिवार सो जाएगा उस समय पे सिलाई करने का काम शुरू कर देगी, जिसके कारण से और ज्यादा बर्डन बढ़ेगा। और तो और दूसरे घरेलू काम तो है ही, जिसके अंदर खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। इसके अलावा खेत के ऊपर जाना, वहां पर जाके कामकाज को देखना, वो सारी चीजें भी हो जाती हैं, जिसके कारण से महिलाओं के ऊपर बर्डन बढ़ने की वजह से एग्जॉशन, स्ट्रेस, लोअर इम्यूनिटी और मस्कुलोस्केलेटल डिसीज जो है वो देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर महिलाओं के लिए कुछ डेवलपमेंट करना काफी ज्यादा आवश्यक है, जैसे कि उनके घर तक पानी पहुंचाना, उनके घर तक फ्यूल पहुंचाना। अब आप देखते हो कि यार महिलाओं का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम है, इन्हीं सारी चीजों के कारण कम है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि उनके घर तक पानी पहुंचाया जाए, उनके घर तक फ्यूल पहुंचाया जाए, और जो समय महिलाओं के पास में बचा है उस समय के लिए उनको जॉब दिलवाई जाए इन माइक्रो इंडस्ट्री। क्योंकि माइक्रो इंडस्ट्री हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी डेवलपमेंट करना जरूरी है। वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो हम लोग वहां पर माइक्रो इंडस्ट्री क्रिएट करके वहां पर प्रोडक्शन कर सकते हैं छोटे पैमाने पे। और जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रोडक्शन है वो शहरी इलाकों के अंदर ला सकते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों की इंडस्ट्री है वहां पर महिलाओं को प्रमोट किया जा सकता है, जिसके कारण से महिलाएं जॉब करेंगी, महिलाएं काम करेगी, तो महिला का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इवन ये जो वाटर है, फ्यूल है, इन सबको कलेक्ट करने का काम ऐसा नहीं है महिलाएं बड़ी उम्र के अंदर करती हैं, ये छोटी उम्र से ही कराना शुरू कर दिया जाता है। अगर आप एजुकेशन को ही देखोगे तो महिलाओं के मीडियन एजुकेशन 4.9 ईयर है, वहीं लड़कों की एजुकेशन 7.3 ईयर है। तो महिलाओं की एजुकेशन कम होने का कारण क्या है कि उनको इन्हीं चीजों के अंदर शुरुआत से लगा दिया जाता है, जिसके कारण से और स्ट्रेस, अनएजुकेशन, ये सारी चीजें हम लोग को महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखो अब भारत जो है वो लगभग 75 वर्ष अपनी आजादी के पूरे कर रहा है, जिस दौरान में भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट बहुत कुछ अचीव करके आ रही है। ऐसी कंडीशन में महिलाएं केवल हाउस होल्ड अप्लायंस के अंदर जुझी रहे, ऐसा भी हम लोग नहीं चाहते। तो उनको वो सुविधा देनी चाहिए ताकि वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कर सके। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। 2 सेकेंड। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या खास है, तो के शैलजा करके एक गृह हेल्थ मिनिस्टर थी केरला की, काफी अच्छा काम किया था उन्होंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर।
जिसके बाद में इन्हें रमोन मैक्सेयाय करके अवार्ड है फिलीपीन का, वो दिया जा रहा था, पर इन्होंने ये रेमोन मैक्सेयाय अवार्ड को मना कर दिया है लेने से। अब ये क्यों किया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये किस तरीके से एक बड़ा ब्लंडर जो है वो साबित हो सकता है। तो पहले समझो कि यार ये रेमोन मैक्सेयाय है कौन। तो हुआ ये था कि 1907 के अंदर इनका जन्म जो है वो फिलीपींस के अंदर होता है। फिलीपींस उस समय पे कॉलोनाइज कंट्री हुआ करती थी, ठीक है। फिलीपींस जब मैं कह रहा हूं तो इतना तो इमेजिन हो पा रहा है कि ये ईस्टर्न एशिया के अंदर है। यहाँ पर आपको चाइना दिखाई देता है, ये साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी के इधर की तरफ आपको फिलीपीन आइलैंड दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको दिखाई देता है मपूतो वगैरह, ये सब आइलैंड मिल जाते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि फिलीपीन के अंदर 1907 के अंदर रमोन मैक्सेयाय का जन्म होता है। और रमन मैक्सेयाय जो है वो जब वर्ल्ड वॉर 2 चलता है तो उस दौरान में ईस्टर्न एशिया के ऊपर जापान का इंपीरियलिज्म आता है, जिसके अंदर जापान अटैक करता है। जापान से लड़ने की कोशिश जो है वो फिलीपीन के अंदर भी की जाती है, जिसके दौरान में यही रेमोन मैक्सेयाय जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ते हैं, जिसके कारण से गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर जापान को काफी मुंह की खानी पड़ती है। उस दौरान में अमेरिका जो है वो इनके फाइट करने का तरीका देखते हैं, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फिलीपींस के ऊपर पड़ने की शुरुआत होती है। जब ये होने की शुरुआत होती है तो अमेरिका जो है वो रेमोन मैक्सेयाय को बढ़ावा देते हैं और उनको मिलिट्री गवर्नर बनाते हैं उनके खुद के होम प्रोविंस का। जब उन्हें गवर्नर बनाया जाता है तो उसके बाद में रेमोन मैक्सेयाय जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर उतर जाते हैं 1946 के अंदर। ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस इसे ही बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके 1953 के अंदर ये क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं फिलीपीन के, ताकि आप थोड़ा सा एलिमिनेशन वगैरह करने में चीजों को आसानी रहे, ठीक है। अब ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिलीपींस के वो प्रेसिडेंट बनते हैं जिनके दौरान में माना जाता है कि फिलीपीन की गोल्डन एज हुआ करती थी। 1953 से 1956 के बीच में इनका रूल जो है वो हुआ करता था। 1956 के अंदर इनके ऊपर अटैक होता है, जिसके अंदर प्लेन क्रैश होता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब इन्हीं की याद में एक अवार्ड दिया जाता है, रेमोन मैक्सेयाय अवार्ड, जो कि दिया जाता है एक फंड को क्रिएट करने के बाद में। और ये रेमोन मैक्सेयाय जो कि प्रेसिडेंट है उन्हीं के ऑनर के अंदर दिया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा सेल्फलेस वर्क का अवार्ड। कोई व्यक्ति अगर सेल्फलेस रूप से काम करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। पहले ये अवार्ड पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिविटी, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दिया जाता था। धीरे धीरे करके राजनेताओं को यानी कि पॉलिटिशियन को भी इस अवार्ड को देने की शुरुआत की गई। ये अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे एशिया का बिगेस्ट ऑनर अवार्ड भी कहा जाता है। साथ में ये इसे नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। भारत के अंदर कई सारे लोगों को ये अवार्ड मिला है एज अ इमर्जेंट लीडरशिप, जिसके अंदर 58 लोग आपको देखने को मिलेंगे। मदर टेरेसा, सत्यजीत रे, अरविंद केजरीवाल, महाश्वेता देवी, अर्जुन रॉय, इन सबके नाम यहाँ पर शामिल है। अब ये जो रेमोन मैक्सेयाय अवार्ड है इसको लेने से क्यों मना कर दिया गया के शैलजा द्वारा, तो एक्चुअल में ये जो होम मिनिस्टर थी ये CPIM पार्टी से बिलोंग करती है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट है। अब हुआ कुछ ऐसा कि जो रेमोन मैक्सेयाय है, माना जाता है कि रेमोन मैक्सेयाय जो है वो CPI को सपोर्ट नहीं करते थे, और CPI के ऊपर मतलब CPI कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट को फिलीपीन में सपोर्ट नहीं करते थे। इस कारण से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लीडर हैं वो मना कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो ये अवार्ड नहीं लेंगे। इसके अलावा देखते हैं GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री मिले, जिस दौरान में काफी सारी बातचीत हुई है, काफी सारे एग्रीमेंट हुए। तीस्ता को लेके बातचीत होना स्वाभाविक थी, मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो तीस्ता के ऊपर बात हुई है, जिसके अंदर कहा है कि यार अर्लीस्ट डेट पे तीस्ता के ऊपर एग्रीमेंट करो। अब तीस्ता की बात क्या है, तो एक्चुअल में हुआ ये है कि यार इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 54 अलग अलग नदियां हैं जो दोनों देशों के बीच में शेयर होती है। अब बांग्लादेश से नदी जो है वो इंडिया के अंदर आती है, सॉरी इंडिया से नदी जो है वो बांग्लादेश के अंदर जाती है। तो बांग्लादेश कहता है कि क्यों ना हम लोग रिवर शेयरिंग का एक एग्रीमेंट कर दें। कई सारी नदियों के ऊपर रिवर शेयरिंग के एग्रीमेंट है,
पर पिछला जो गंगा का रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था वो बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल को पसंद नहीं आया, तो वेस्ट बंगाल जो है वो रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट करने नहीं देता। तीस्ता के ऊपर रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट करने की बात कई बार बांग्लादेश द्वारा की जाती है, पर हमको वेस्ट बंगाल के बारे में सोचना पड़ता है, तो इस कारण से यहाँ पर ये चीजें थोड़ी सी समस्या वाली दिखा देती है। इसके अलावा 7 अलग अलग एग्रीमेंट किए गए हैं, रेलवे, साइंस टेक, स्पेस कॉर्पोरेशन, मीडिया, वाटर शेयरिंग के ऊपर। ठीक है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये 54 नदियां वाला और तीस्ता वाला पार्ट जो है वो लिख देना। साथ में कुशियार नदी आपको देखने को मिलेगी, ये सुरमा नदी की ही ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सुरमा यानी कि बराक, बराक को ही सुरमा कह देते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पर ये सुरमा नदी की ट्रिब्यूटरी कुशियार, ठीक है, ये आसाम और सिलहेट जो बांग्लादेश के अंदर है उसके बीच में पानी को सप्लाई करने के लिए काम आएगी। ये सिलहेट नाम आपको देखने को मिलेगा कि जब भारत का पार्टीशन हो रहा था तो उस दौरान में माउंट बेटन प्लान के तहत ये कहा गया था कि सिलहेट के अंदर एक रेफरेंडम किया जाएगा कि ये इंडिया की तरफ आना चाहता है या पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो वही सिलहेट ये है। ठीक है, लगभग 28 साल के बाद में कुशियार नदी वो पहली नदी है जिसको लेके इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिलेशन या फिर एक एग्रीमेंट हुआ है। इतना ही नहीं, इंडिया और बांग्लादेश ने साथ में मिलकर कहा है कि 1320 मेगावाट तक का एक सुपर क्रिटिकल कोल फायर थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश के अंदर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को कहा है कि जो सतलज यमुना कैनाल का डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करो, और इन दोनों के चीफ मिनिस्टर को कहा है कि आप मिलो। अब ये डिस्प्यूट क्या है वो समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा आप पास वाले मैप में देखना, आपको इंडस नदी दिख रही होगी, उसकी ट्रिब्यूटरी दिखाई दे रही होगी। जिसमें आपको इंडस, झेलम, चेनाब, बियास, रावी, सतलज ये नदियां दिखाई देंगी। नीचे की जो 3 नदी है, रावी, बियास, सतलज, ये तीनों नदी के ऊपर किसी का अधिकार है तो वो है यहाँ पर इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 1960 का इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत के पास में इसकी पावर है पूरी तरीके से कि इन सारे पानी का प्रयोग जो है वो भारत कर सकता है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग ये जो सतलज है इसके पानी का प्रयोग इतना नहीं कर पाते जितनी आवश्यकता है, और इस कारण से काफी सारा पानी जो है वो बह के पाकिस्तान के अंदर जाता है। आप देख पा रहे होगे इंडस जो नदी है, इंडस नदी का पानी जो है वो इधर से होते हुए ये पूरा पाकिस्तान के अंदर जाता है। लगभग हर एक ट्रिब्यूटरी इंडस की पाकिस्तान के अंदर जाती हुई दिखाई देगी। अब रावी, बियास, सतलज का पानी जो है वो भारत पूरी तरीके से यूज कर सकता है। चाहे तो पाकिस्तान में एक बूंद पानी ना भेजे, तो भारत वही चाहता है कि यार हम लोग हमारे पानी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिसके कारण से हम लोगों ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया हुआ, हम लोगों ने इंदिरा गांधी कैनाल बनाई हुई है ताकि थोड़ा पानी डाइवर्ट करके हम लोग राजस्थान के अंदर पहुंचा दें। पर अभी भी कई सारा पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर चले जाता है, तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसा करने की बात की जाती है। एक बार इस मैप को ध्यान से देखना, यहाँ पर एक यमुना नदी दिखाई दे रही होगी, ये रही, ये बंदर पूंछ पर्वत से निकलती है, ये यमुना, और इधर ये सतलज दिखाई दे रही होगी। क्यों ना हम लोग यमुना और सतलज को जोड़ दें। अगर हम लोग ये कर देंगे तो बीच में यहाँ पर सतलज पंजाब से आती है, यहाँ पर हरियाणा मिलेगा, तो हरियाणा को यहाँ पर पानी जो है वो मिल जाएगा, और हरियाणा के अंदर पानी मिलेगा तो हरियाणा के अंदर इकोनॉमी डेवलपमेंट हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, राम राज्य होगा। पर पंजाब को इससे दिक्कत है। जब शुरुआत में ये प्रोजेक्ट लाया गया था, ये कैनाल लाई गई थी सतलज और यमुना को जोड़ने वाली, तभी से पंजाब जो है वो विरोध कर रहा था, और फिर 1980 के अंदर तो मिलिटेंसी भी देखने को मिली थी। अब अगर आपको पता होगा तो स्टेट की लिस्ट में आता है इरिगेशन, वहीं दूसरी तरफ सेंटर की लिस्ट में आता है इंटर स्टेट के बीच के इरिगेशन। और जब रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीच में आती है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफी मध्यस्थता कराने की कोशिश की, पर कोई मध्यस्थता ऐसी हुई नहीं। पंजाब का विरोध क्यों है, अब थोड़ा सा उसको समझ लो। पंजाब क्यों विरोध कर रहा है, पंजाब को क्या दिक्कत है? पंजाब का कहना यह है कि देखो यार, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर है,
पंजाब एग्रीकल्चर इंटेंसिव है। जब पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हो रहा है तो पंजाब का ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा डिप्लीट हो रहा है। कई सारी रिपोर्ट आपको उसे देखने को मिलेगी जिसके अंदर ये कहा गया है कि पंजाब का पानी जो है वो ग्राउंड वाटर आने वाले कुछ दशकों के अंदर काफी कम हो जाएगा, जिसके कारण से पंजाब को पानी की आवश्यकता लगेगी और वो आवश्यकता लगेगी इन्हीं नदियों के आधार पे, इन्हीं रिवर के आधार पर। इस कारण से पंजाब का कहना है कि आज हमारे पास में पानी है पर आने वाले समय में नहीं रहेगा, तो हम लोग ये पानी को किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, इवन दूसरे राज्य के साथ नहीं। अब ये दूसरे राज्य के साथ में डिस्प्यूट क्यों आते हैं? तो देखो, भारत के अंदर आबादी तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण से नेचुरल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। नेचुरल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो उनके लिए लड़ाई भी बढ़ेगी और वही लड़ाइयां जो है वो देखने को मिल रही है। 1980 का दशक था जिस दौरान में इस कैनाल को लेकर मिलिटेंट अटैक पंजाब के द्वारा देखने को मिले थे। ये इतना कंट्रोवर्शियल मैटर है कि इसकी वजह से एक पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट 2004 भी निकाला जा चुका है, जिसके बाद अभी कहा गया है हरियाणा और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि आप दोनों मिलो, बैठो और बात करो और डिस्कस करो कि इस एग्रीमेंट का करना क्या है। इसके अलावा लिमिटेड चेंज इन द सिटी ऑन द क्लीन एयर स्कीम। देखो, आपको याद होगा कि भारत के अंदर एक स्कीम निकाली गई थी एनसीएपी, ठीक है। एनसीएपी क्यों निकाली गई थी? एनसीएपी को निकालने का कारण ये था कि भारत के अंदर वो 132 डिस्ट्रिक्ट जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहां पर PM 2.5 और PM 10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा काफी ज्यादा है 2011 से 15 के बीच में। ऐसी कंडीशन के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर, उन 132 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इनके जो PM है ना, ये जो कंसंट्रेशन है पार्टिकुलेट मैटर का, उसे कम करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। जिसके बाद में 2019 के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि 20 से 30% तक पॉल्यूशन के लेवल को कम किया जाएगा PM 2.5 और PM 10 के। ये किया जाएगा 2024 तक। बेंचमार्क होगा 2017 का डाटा। PM 2.5 को कम करना था और PM 10 को भी कम करना था, इन दोनों को कम करने की बात आई थी। 2010-21 तक कहा गया कि 15% PM 10 को कम किया जाएगा। फोकस जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 10 के ऊपर है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के ऊपर नहीं है जो छोटा है और ज्यादा खतरनाक है, तो उसके ऊपर फोकस जो है वो कम दिखाई दे रहा है। साथ में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यहाँ पर फंड भी कम पास किया जा रहा है, जिसके कारण से एनकेप स्कीम जो है उसके अंदर फेलियर देखने को मिल रहा है, क्योंकि PM 2.5 जो स्मॉलर भी है, डेंजरस पार्टिकल भी है, उसे प्रॉपर रूप से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, लेक्चर बहुत अच्छा लग गया हो तो SRC10 भी कमेंट कर दो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। चाहे आप प्लस का कोर्स लो, चाहे आप आइकनिक का कोर्स लो, SRC10 कोड का उपयोग करो। टेलीग्राम ग्रुप SRC10 मेरा है, वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट भी अवेलेबल है और वहां पर मेरे द्वारा आप लोगों को गाइडेंस भी दी जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। उसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे द्वारा PPT PDF भी भेजी जाती है ना। आप लोगों को अगर मेरे साथ में कांटेक्ट करना है बिल्कुल से उस नंबर के ऊपर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।